नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अगर मौजें डुबो देती तो कुछ तस्कीन हो जाती, किनारों ने डुबोया है मुझे इस बात का गम है। हम जब भी बीमार होते हैं तो कौन सी दवा लेनी है, ख़ास तौर पर जब सर्दी, ज़ुकाम या बुखार जैसी मामूली समस्या हो। आजकल मोबाइल और इंटरनेट से हम सभी को ये पता होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि इतनी मामूली सी समस्या है तो इसके लिए इलाज भी बेहद मामूली है, एक दवा ले लीजिए और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़े खतरे को बढ़ा रहा है, जिसे एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या स्थिति है और हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती है, आज हम ये विशेषज्ञों से समझेंगे। क्योंकि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि यदि सब लोग सेल्फ मेडिकेशन करते रहे, यानी स्व उपचार करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब वाकई कोई बड़ी समस्या या बीमारी होने पर या बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर दवाएं बेअसर होने लगें और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व भर में एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे टोटल हेल्थ के 1 घंटे के डिस्कशन में। आपको ये भी बताएंगे कि क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाव किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। क्या आप भी बार बार बीमार होने पर बिना डॉक्टरी परामर्श के स्वयं ही दवा लेते हैं, यानी ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना प्रेफर करते हैं, अपना इलाज स्वयं करने की कोशिश करते हैं और आपको ये लगता है कि क्यों ना थोड़े से पैसे यानी डॉक्टरों की फीस बचा ली जाए। सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई मामूली संक्रमण या बीमारी होने पर आप डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी नहीं समझते। आपको लगता है कि मामूली सी समस्या है तो इसका इलाज हम खुद कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सतर्क होने की आवश्यकता है। एक ही रोग होने पर, यानी अगर आपको एक बार सर्दी जुकाम हुआ है, आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवा अब आपके पास है, दोबारा जब आप बीमार होते हैं तो आप बिना डॉक्टर से पूछे, बिना सोचे समझे वही दवा ले लेते हैं और दूसरों को भी वही दवा लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि पिछली बार जब आपने वो दवा ली थी तो उससे आपको बहुत फायदा हुआ था। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बड़ी गलती है जो आपकी सेहत के लिए और आपके आसपास के लोग जिनको आप ऐसी दवाएं बताते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लक्षणों में अगर कोई बदलाव आता है या कुछ राहत होती है तो डॉक्टर ने जितने दिन की दवा लिखी है, यानी जो कोर्स लिखा है, चाहे वो 5 दिन का हो या 7 दिन का, अगर 1 दिन के बाद भी आपको आराम आता है तो आप वो दवा लेना भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि लक्षणों में राहत हो गई है तो अब आपको उस दवा की आवश्यकता नहीं रही। क्या आप ये गलती कर रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्थिति चिंताजनक क्यों है, यानी अगर किसी के शरीर में बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ है, और अगर वो व्यक्ति बीमार होता है या उसको किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तो किस तरह की जटिलताएं, समस्याएं और दिक्कतें उसको हो सकती हैं। क्या ये उसके लिए जीवन का खतरा भी साबित हो सकता है? वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक दवाएं काम करती हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से संक्रमण विशेषज्ञ ये कहते हैं वायरल हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन अपनी मर्जी से कर लेते हैं। क्या अगर वायरल संक्रमण है तो ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना सही है? सुपर बग्स क्या होते हैं और जीवन के लिए किस तरह से खतरा बन सकते हैं, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे, क्योंकि सुपर बग्स यानी वो जटिल बैक्टीरियाज जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और कहा जाता है कि इन पर दवाएं भी कुछ कम काम करती हैं। अगर एंटीबायोटिक प्रतिरोध को नहीं रोका गया, यानी लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता गया, तो दुनिया का, हमारे स्वास्थ्य का भविष्य कैसा होगा, कितना बड़ा खतरा बन सकता है हम सभी के लिए। और क्या भविष्य में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को कम किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में साधारण संक्रमण भी
जानलेवा हो जाए या उसे ठीक करना मुश्किल हो जाए, ये सब बातें हम विशेषज्ञों से समझेंगे। एक रिपोर्ट देखकर ये जान लेते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनका कारण बन सकते हैं, यानी कौन से रोग उनसे उत्पन्न हो सकते हैं। कई प्रकार के रोग और संक्रमण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि रोगों से बचाव किया जाए और इसमें हमारी सहायता करता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी। शिशुओं व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनमें रोग होने की संभावना अधिक होती है और रोग होने पर उसकी जटिलताओं का खतरा भी अधिक होता है। बीमार होने पर रोग के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग समस्या का कारण बन सकता है। आजकल बीमार होने पर स्व उपचार किया जाता है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले ली जाती है, यानी सेल्फ मेडिकेशन बेहद आम हो गया है। वहीं एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली दवाएं बन गई हैं, क्योंकि इनसे तुरंत आराम मिलता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर एंटीबायोटिक अवश्य लिखे। जरूरी न होने पर भी एंटीबायोटिक्स ले ली जाती है और कभी केमिस्ट से पूछकर ही दवा ली जाती है, डॉक्टर से परामर्श नहीं किया जाता। जब संक्रमण हो या न हो, एंटीबायोटिक का लगातार उपयोग किया जाता है तो हानिकारक बैक्टीरिया इन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया उसी वातावरण में पनपने लगते हैं। जब बाद में बुखार या गंभीर संक्रमण हो तो सामान्य एंटीबायोटिक असर नहीं करती। किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। एंटीबायोटिक्स का उपयोग सावधानी से करें और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रोग या संक्रमण चाहे कैसा भी हो, आवश्यक है कि आप विशेषज्ञ से परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुसार ही दवा लें। आज विशेषज्ञों को हमने यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया है खास आपके लिए और आपको ये बताने के लिए कि सेल्फ मेडिकेशन करना यानी स्व उपचार करना कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। अगर आप भी अपने आप ही इलाज करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा शुरू करते हैं और अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, अपने बच्चों को बड़ों में प्रयोग होने वाली दवाएं कुछ कम मात्रा में ये सोच कर देते हैं कि बच्चों में छोटी खुराक से फायदा हो जाएगा, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हम विस्तार से बताएंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा खतरा है हम सभी की सेहत के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन एंड डायरेक्टर मेदांता मेडिकल स्कूल, former director All India Institute of Medical Sciences. He has played a vital role in directorship of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, especially in the COVID times. He is expert in critical care, internal medicine, sleep disorders, metabolic syndrome, interventional pulmonology, and has pioneer work on respiratory muscle function, lung cancer, asthma and COPD. He is advisor and consultant to various international and national bodies including WHO Geneva and IAEA Vienna. बहुत स्वागत डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभना गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर चाइल्ड हेल्थ, RBSK, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. She is specialized in neonatal critical care, medical education and research, training healthcare professionals and spearheading newborn resuscitation program. She has worked as pediatrician in Safdarjung Hospital. She is a renowned pediatrician, public health expert and national program leader with over 18 years of experience in neonatal and pediatric care. बहुत स्वागत है डॉक्टर शोभना आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर लता कपूर, एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड Center for Bacterial Diseases and Drug Resistance at National Center of Disease Control. She is clinical microbiologist from Lady Hardinge Medical College and coordinating the national program on AMR containment under Ministry of Health and Family Welfare. बहुत स्वागत डॉक्टर लता कपूर। हमारे साथ आज के डिस्कशन में है डॉक्टर संजीव गोगोई, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज,
trained in clinical, molecular, genetic and from ICMR, certified in infection control from Central Board of Infection USA, certified infection control professional from CAHO India, infection control officer at Lady Hardinge Medical College, member antibiotic stewardship committee and nodal officer SRL ICTC LHMC। बहुत स्वागत है डॉक्टर गोगोई आपका। आज का जो कार्यक्रम है वो सभी के लिए है, क्योंकि दवाओं की आवश्यकता सभी को पड़ती है। हम में से कुछ लोग तो हैं जो इनका रैशनल यूज़ करते हैं, यानी सोच समझकर दवाओं का प्रयोग करते हैं और डॉक्टर से पूछ कर ही दवा लेते हैं। लेकिन बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनको लगता है कि अब सारी जानकारी हमारे पास है, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, मोबाइल फ़ोन पर बहुत सी जानकारी है कि अगर सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है या पेट का कोई इन्फेक्शन है तो आपको कौन सी दवा लेनी है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सतर्कता की आवश्यकता है। कौन से वो कारण हैं जिनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है, ये विशेषज्ञों से समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इस बड़ी स्वास्थ्य समस्या से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जानकारी की शुरुआत करते हैं, खतरे को कुछ और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपसे ही समझ लें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं आप विशेषज्ञ के तौर पर? अगर बात की जाए भविष्य में हम सभी की सेहत की, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो या फिर पूरे विश्व के। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम देखें तो ये एक टाइप का एपिडेमिक है जिस तरह से हम रेजिस्टेंस हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं। WHO का मानना है कि ये अमंग द टॉप 10 कॉजेज ऑफ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है, यानी कि हम सबको खतरा जो है वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करें तो जो ICMR का डेटा है, NCDC का डेटा है, उसके हिसाब से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम हर साल बढ़ रहा है और हम नए नए ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस देखते हैं। और इसके कारण जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कम मात्रा में अब इफ़ेक्टिव हो रही हैं। तो हम पहले ये देखते थे कि हम एंटीबायोटिक्स को माइनर इन्फेक्शन के लिए जिसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक उसमें कामयाब हो जाती थी। लेकिन अब ये देखा जाता है कि इवन हाई एंड एंटीबायोटिक्स, जो हम थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, उनकी एफिकेसी भी अब इतनी हो नहीं पाती। और ICU में ट्रांसप्लांट पेशेंट जो हैं, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट जो हैं, इनमें जो अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये एकदम उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी जो अब ऑलमोस्ट 1940 के बाद हमने सोचा था कि जब एंटीबायोटिक्स आई हैं हमारे पास पेनिसिलिन के साथ, तो हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं कि हम प्री एंटीबायोटिक एरा पे वापस पहुंचने की स्थिति में पहुंच गए हैं। जी, बेहद महत्वपूर्ण बात और चिंता का विषय भी है। डॉक्टर शोभना, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि उनके सामने एक लंबा जीवन है और जब हम आने वाले वर्षों की यानी भविष्य की बात कर रहे हैं तो उनकी सेहत को प्रायोरिटी देना, न सिर्फ बुजुर्ग जिनको ज़्यादा खतरा होता है, बच्चे भी उसी स्टेट में हैं जहां पर आने वाले समय में अगर दवाओं का यही रूप सामने मिला, यानी जैसा डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि दवाएं असर करना बंद कर देंगी, तो स्वास्थ्य का क्या होगा? कितना बड़ा कदम उठाना होगा हम सभी को और कितनी जागरूकता की आवश्यकता है इसे लेकर? नहीं, बिल्कुल किरण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि डॉक्टर रणदीप ने भी बोला कि हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है बचपन से जब वो जन्म लेते हैं। इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक, और बच्चों में जो अधिकांश इन्फेक्शन होते हैं 70% से भी वो वायरल होते हैं। बट जैसे कि देखा जा रहा है कि पेरेंट्स को ये जानने की, जागरूकता की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है कि कुछ इन्फेक्शन जैसे कि वायरल हैं, नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम है, वो अपना टाइम लेते हैं, 3 से 5 दिन का टाइम होता है और ये दबाव कि जल्दी से एंटीबायोटिक शुरू कर दे ताकि बच्चा ठीक हो जाए, ये सारे मिथ्स हैं जो कि फैलते जा रहे हैं। तो बच्चों में तो खासकर अगर अभी से हमने एंटीबायोटिक की प्रयोग को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे देना है, लेकिन बच्चों में खासकर बिना डॉक्टरी परामर्श के एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना है। उनमें डोज भी इम्पॉर्टेंट होती है, कितने दिनों के लिए देना है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और देना है कि नहीं देना है ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो वो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है एंटीबायोटिक का। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनका पूरा आगे भविष्य इसके ऊपर ही निर्भर करता है कि बच्चे की बॉडी बचपन से कैसे डेवलप हो रही है। जी, और इसीलिए वो माता पिता जो ये सोचते हैं कि
हमें दवा पता है, जैसे ही बीमारी आई है जल्दी से दवा शुरू कर दी जाए, क्योंकि जितनी जल्दी दवा शुरू होगी उतनी जल्दी बच्चे को राहत मिलेगी। तो उन्हें अपनी धारणा को बदलने की आवश्यकता है। डॉक्टर लता, किस तरह से सभी को जागरूक होना होगा और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो दवाओं का सेवन है वो अनावश्यक ना हो और अत्यधिक ना हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। शुक्रिया फॉर द क्वेश्चन। तो डॉक्टर रणदीप ने जैसे बताया और डॉक्टर शोभना ने जैसे बताया, हमारे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली लॉन्च किया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2.0, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस को हम स्ट्रेंथन करें और एजुकेशन को स्ट्रेंथन करें। तो जैसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि हम एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। सो जी, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको पता रहे, मतलब वो स्टेज आ जाए कि पेशेंट डॉक्टर को पूछे कि आपने मुझे एंटीबायोटिक तो नहीं लिखा है। अगर हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर ये कहते हैं कि पेशेंट हमें प्रेशर डालते हैं एंटीबायोटिक लिखने के लिए। सो हमें अवेयरनेस इतनी बढ़ानी है जिस पे हमारा प्राइमरी फोकस है कि मरीज़ खुद ही ना लेना चाहे और डॉक्टर से पूछे कि आपने मुझे एंटीबायोटिक तो नहीं दिया है। दूसरा जो बहुत बड़ा फोकस है नेशनल एक्शन प्लान में वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे, क्योंकि दवाइयाँ अगर हमें इन्फेक्शन कम होंगे नहीं होंगे तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक का यूज़ हम दो चीज़ों से कम कर सकते हैं, एक ये कि जब ज़रूरत हो तभी लें, दूसरा ये कि इन्फेक्शंस को ही हम कम कर लें। हैंड हाइजीन पे ध्यान दें, बाहर किसी भीड़ भाड़ की जगह से घर आते हैं तो हाथ धोएं, अस्पतालों में जब अस्पताल जाते हैं और वहाँ से घर आते हैं तो ज़रूर हाथ धोएं, घर में ना फैलाएं इन्फेक्शंस। और दूसरा, अस्पतालों में भी जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्ट्रेंथन करें। ऑपरेशन थिएटर में बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के स्ट्रैटेजीज़ हों। एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो है डॉक्टर्स जस्ट इन केस सिचुएशन में भी बहुत एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कि कहीं अगर खतरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, तो उस सिचुएशन को वो सिचुएशन ना आए के लिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है, बोथ कम्युनिटी में और अस्पतालों में। जी, ये तो हमने जान लिया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ही ख़तरनाक है, हमारी सेहत के लिए ख़तरा है। डॉक्टर संजीव, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्थिति को किस तरह से समझाना चाहेंगे जब हम ये कहते हैं कि कोई बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है या दवा असर नहीं कर रही है, तो दरअसल शरीर में होता क्या है और कितनी जटिल परिस्थिति है ये? धन्यवाद आपके सवाल के लिए। जैसे डॉक्टर लता कपूर मैडम ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात छेड़ी है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंडिया के लिए स्वास्थ्य जनित। तो उसमें अभी अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बिल्कुल मैं सरल भाषा में समझाऊं, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ प्रतिरोध। तो जितने आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने आपके खिलाफ जंग छेड़ दी है। क्यों? जो आपने एंटीबायोटिक्स हमने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था उनको मारने के लिए या उनको नंबर कम करने के लिए, अभी उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लिए है कि जो एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं करेगा। सो वो बैक्टीरिया बहुत तरीके से वो युद्ध लड़ते हैं, तो उनकी वेपन्स होते हैं। जैसे जो मैं अगर एग्जांपल दूं, कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के आवरण पे जाके लगती है, वो आवरण को तोड़ता है, तो उसी को ही बैक्टीरिया बदल लेगी कि जहाँ पे एंटीबायोटिक जाके लग ही नहीं पाए। तो इस हिसाब से वो लोग, एक ये हो गया। दूसरी बात, वो एंटीबायोटिक को बाहर ही निकाल देगा इफ्लक्स पम्प से। और दूसरी बात, कभी कभी ये भी होगा कि जो वो लोग बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं जो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है जब ये हम एंटीबायोटिक, जैसे सर ने बताया, मैडम ने बताया, अगर हम अंधाधुन एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे मामूली वायरल इन्फेक्शन में, सर्दी खांसी जुकाम में, तो उस समय एंटीबायोटिक के होते हुए तो होता क्या है, उन पे म्यूटेशंस होते हैं और बहुत फास्ट म्यूटेशंस होते हैं। 10 से 100% वो म्यूटेशंस बढ़ जाते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे वो लोग वेपन्स बना लेते हैं। अलग अलग टाइप की, एक ही स्पीसीज़ के बैक्टीरिया के बहुत टाइप्स बन जाते हैं। और एक पॉजिटिव सिलेक्शन, मतलब जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ पाए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि जो इन्फेक्शन बहुत मामूली सा था, 2 दिन में ठीक होना था, उसको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होगा, हॉस्पिटल स्टे उनकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट तो है ही, और
मौत भी हो सकती है। जी, और ख़तरा सिर्फ आपके जीवन तक या आपके जीवन को ख़तरे तक ही नहीं रुकता है, ख़तरा इससे और भी आगे है, कितना बड़ा है विशेषज्ञों से जानेंगे। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन से बढ़ते हुए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ और जानकारी देंगे आपको। देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा खतरा है हमारी सेहत के लिए, ये हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं। अगर आप बार बार दवा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, तो ये एक कारण बताया जा रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का। इसके अलावा और कौन से कारण हैं डॉक्टर शोभना जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की संभावना या खतरा हो सकता है? एक तो जैसे हमने पहले भी बोला कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी जो बताया गया बढ़ता है कि जब हम उसका अनावश्यक उपयोग करते हैं। अगर किसी इंसान में वायरल इन्फेक्शन है, कोई और इन्फेक्शन है, उसको दवाई दी जा रही है एंटीबायोटिक जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहली चीज़ कि जब ज़रूरत नहीं है तब दिया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ देखी गई है कि किसी को इन्फेक्शन था और दवाई दी गई, लेकिन जो अमूमन देखा गया है कि एक एंटीबायोटिक का मतलब है कि कोर्स पूरा किया जाता है कि सारे कीटाणु जो कि बॉडी में है वो निकल जाएं। बट जब हम एंटीबायोटिक शुरू करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो चले जाते हैं, जैसे बुखार है या खाने पीने में दिक्कत थी तो वो इम्प्रूव हो जाता है, बट सारे कीटाणु नहीं जाते हैं। बट लोग 2 या 3 दिन देके उस एंटीबायोटिक को नहीं शुरू करते हैं। खासकर अगर दवाई का कोर्स है, जैसे कि हमने बच्चों में देखा है, एक सिरप की बोतल है दी जाती है, तो दूसरी अगर आपको पूरा कोर्स करने के लिए 2 सिरप की बोतल लगती है, तो एक सिरप की बोतल 2 या 3 दिन लेके मोस्टली पेरेंट्स उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ तो जो कीटाणु रह गए उनका पूरा इन्फेक्शन हटा नहीं, अगेन अगली बार वो दवाई अगर ये बार बार करने से अगली बार वो दवा असर नहीं करती है। दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि बच्चों में खासकर देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है। एक बॉटल रखी हुई है या किसी और ने दी थी तो सेम प्रिस्क्रिप्शन देख के या किसी और ने यूज़ की हुई है या रखी हुई बॉटल उसको रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर ने कहा था ये सिम्टम्स हैं ये तो ये दवा दे दीजिए। बिल्कुल, तो सेम सिम्टम के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए सेम दवा हर चीज़ के ऊपर चालू नहीं की जाती है। तो इस चीज़ की वजह से देखते हुए सिंपल इन्फेक्शन के लिए, सिंपल यूरिन इन्फेक्शन के लिए देखा जा रहा है कि जो नॉर्मल दवाई पहले काम कर रही थी वो अब काम नहीं कर रही हैं। और डेफिनेटली जो ये हमारा कारण है, खासकर जैसे हम बच्चों में स्पेशली देखा जाता है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन, जो प्रिवेंशन के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है कि जो चीज़ें टीकाकरण अगर जो हैं पूरा टीकाकरण का शेड्यूल लें ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कंट्रोल हो सके। हैंड वॉशिंग सिंपल टेक्निक है कि बच्चों के हाथ धो के खाना खाना, ये जो करना, अगर इन्फेक्शन है, सिंपल खांसी जुकाम है तो मास्क का प्रयोग करना, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखना, इस चीज़ की लगातार जागरूकता। और न्यूट्रिशन, अगेन जो बच्चा कमज़ोर है, जो बच्चे का कुपोषण है, उसको ज़्यादा रिस्क है कि वो बार बार इन्फेक्शन पकड़ेगा, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क ज़्यादा है। तो जो सिंपल हमारी चीज़ें हैं कि बच्चे के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, साफ़ पानी पीना है, साफ़ पानी बॉईल करके लेना है,
इन चीज़ों की महत्वता बहुत ज़्यादा है ताकि हम इन्फेक्शन होने से पहले ही बच्चे को प्रिवेंट करें। और अगर बच्चे को कोई भी डेंजर साइंस हैं, अगर तेज़ बुखार है, खाने पीने में दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ है, तो इमीडिएटली उसको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में दिखाएं, डॉक्टर की सलाह लें और तभी एंटीबायोटिक दें, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। जितनी डोज एंड ड्यूरेशन है उसके हिसाब से दें। अपना सेल्फ मेडिकेशन तो टोटली नो है एंटीबायोटिक में। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि समस्या के लिए समाधान होता है और समाधान होता है विशेषज्ञ के पास। अगर समस्या है तो आप डॉक्टर के पास यानी विशेषज्ञ के पास जाएं और उनसे समझ लें कि समस्या क्यों है और इसके लिए इलाज कैसे होगा। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने लगे हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, राजेश जी का एक ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि आजकल के मौसम में बार बार सर्दी जुकाम इन्हें हो जाता है। 65 इयर्स की इनकी एज है और दवाओं का एक सेट इनके पास है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि बी प्रिपेयर, तो इन्होंने दवाओं की एक किट तैयार करके रखी है जिसमें कफ एंड कोल्ड की मेडिकेशन भी है। अगर अपनी मर्जी से ये दवा ले लेते हैं क्योंकि सिमिलर तरह के सिम्टम हैं, क्या उससे कुछ नुकसान हो जाता है? और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि आजकल जो बार बार किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड है, यानी दवा लेने के बाद भी जाता नहीं है, क्या इसे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक रूप माना जाए? दो चीज़ें हैं। जो उनका पहला सवाल है, कुछ उनके जो लक्षण हैं वो जुकाम, नज़ला, जो वायरल इन्फेक्शन या कोल्ड के एक्सपोजर के कारण है, उसके कारण हो सकते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जुकाम, नज़ला है, अगर उन्होंने जो अपने पास दवाइयाँ रखी हैं, एंटी एलर्जिक है, जो खांसी के लिए उनको है या उस टाइप की दवाइयाँ हैं, तो वो कभी कुछ हद तक वो ले सकते हैं। लेकिन हर एक जो इनको फीवर के एपिसोड हो रहे हैं या ज़ुकाम, नज़ले के एपिसोड हो रहे हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जैसे उसने कहा कि उनको बार बार खांसी हो रही है और ये काफ़ी प्रोलॉन्ग रह रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो दिल्ली में पोल्यूशन के कारण भी है कि अगर आप पोल्यूशन है हवा में तो उसके कारण खांसी ज़्यादा लंबे टाइम रह सकती है। अगर उनको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो एलर्जिक कॉफ जो है वो आजकल काफ़ी दिनों तक रहती है सर्दी के मौसम में। तो ये जो चीज़ें हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण नहीं है, ये इनके जो है एलर्जी के सिम्टम्स लग रहे हैं। मेरा मानना है कि इनको एंटीबायोटिक की एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी, डॉक्टर संजीव, एक सवाल ये भी है कि हमें तो ये पता नहीं होता कि जो संक्रमण हुआ है, मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हुई है, कि वो बैक्टीरिया के कारण हुआ है या वायरस के कारण। ऐसे में जब डॉक्टर दवा देते हैं, अगर सिम्टम्स है, तो क्या वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक्स सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, यानी क्या उनको लेने से कुछ लाभ होगा? पहली बात है, वायरल इन्फेक्शन में यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स, जो एंटीमाइक्रोबियल बोलते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ होते हैं, वो वायरस में कोई असर नहीं करता, उल्टा असर पड़ता है, जो हमने सर ने बताया। तो उसमें अगर कोई सिम्टम्स है आपके, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर देख के वो सिम्टम्स के बाद आपको कुछ जांच करने देते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत दिन से आपको कोई खांसी है, तो खांसी के लिए आपको बलगम की जांच कराने देते हैं, तो वो जांच कराइए। उसके बाद हमारी प्रयोगशाला में हम उस सैंपल से, मान लीजिए बलगम है, उससे हम बहुत सारे परीक्षाएं करते हैं। हमारे आजकल की सरकारी अस्पतालों में भी, प्रयोगशाला में भी बहुत अच्छे मशीन्स है, जहाँ से हम प्रॉपरली कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज़ है, वो डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद वो बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम करेगा और कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव, जो काम करेगा, जो रेजिस्टेंट, जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, वो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट हम आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर, उनके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ हम डिस्कस भी करते हैं कि क्लिनिकल सिम्टम्स ये है, तो उसमें कौन सी दवा असर करेगी। तो ये एक पद्धति है, उस पद्धति से आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। और वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, उसका अलग ही एक है एंटीवायरल, वो उसके साथ इट्स नॉट रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स। तो कोई भी डॉक्टर से सलाह लेके, जांच करके ही, परामर्श से ही एंटीबायोटिक लीजिए। बहुत आवश्यक है, विशेषज्ञ को दिखाना बहुत आवश्यक है, जांच करवाना। और जब विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है, तो जितने समय के लिए दी जाए पूरी डोज लें, उसी समय पर लें, उतना ही कोर्स करें। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, सुनील जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत सुनील जी, पूछिए सवाल। मैम, मुझे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी से पूछना है कि मुझे डॉक्टर जो है हर साल
एंटीबायोटिक लिखते हैं। मुझे एक डिसीज है जनरलाइज क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस, जिसमें उनको डीप क्लीनिंग करना होता है, तो वो बोलते हैं कि लगभग हर साल ही करना होता है। तो मैं 5 दिन के लिए वो डोज लेता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है क्या, ये जानना है। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर किसी को एंटीबायोटिक डोज प्रेस्क्राइब की जाती है, क्या उसमें कुछ ड्यूरेशन भी होता है कि कितने समय तक उपयोग करने से हो जाएगा? क्योंकि शायद इनको डर है कि बार बार हर वर्ष इनको एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, तो कहीं इनको रेजिस्टेंस का खतरा तो नहीं? तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है जो इनको बार बार एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, कि जो इनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। मुझे क्लियर नहीं हो रहा था इनको किस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, शायद ब्रोंकाइटिस टाइप का इन्फेक्शन है। कई ब्रोंकाइटिस जो है कई दफ़ा वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये होता है कि कभी आप अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है और बार बार दी जा रही हैं, तो कभी ये बेहतर रहता है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करके एंटीबायोटिक्स चेंज करते रहें, जिससे आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस कम हो। कई दफ़ा उसको हम रीसाइक्लिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर एक ही एंटीबायोटिक आप बार बार लेते रहेंगे तो उससे चांसेस हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि आपको इतने फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो अपने विशेषज्ञ से एक बार बात करें, और अगर आपको लगता है उचित हो तो एक सेकंड ओपिनियन भी आप इस पर ले सकते हैं। बहुत सारे एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप बात करके एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं कि क्या एंटीबायोटिक जो दी जा रही है वो सही है या उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। डॉक्टर लता, जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, तो क्या इसमें कोई ग्रेडिंग या स्टेजिंग भी होती है कि कितना समय लगेगा किसी बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट होने में? वो थोड़ा सा काम करेगा या बिल्कुल बेअसर रहेगा जब दवा दी जाएगी? इस तरह की ग्रेडिंग तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि कितने मरीज़ों में जो ये इन्फेक्शन है उस परसेंटेज बढ़ती है। जैसे जब एंटीबायोटिक यूज़ में आती है तो जैसे 5% रेजिस्टेंस है, मतलब 100 अगर केसेस में वो बैक्टीरिया पाया गया तो उसमें से 5% में रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे धीरे धीरे करके वो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जैसे जैसे बढ़ता है, मतलब आप मानिए कि अगर 50% पेशेंट्स में वो रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब आप अब उस रेजिस्टेंस को ज़्यादा देख रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ता है और इसका कोई डिफाइंड ड्यूरेशन नहीं है। जैसे आप किसी एंटीबायोटिक को, जैसे डॉक्टर रणदीप ने बोला कि जैसे आप कोई एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं तो काफ़ी साल लग जाते हैं, ये भी डिफाइंड भी नहीं है कि कितने सालों बाद वो वापस सेंसिटिविटी में आ जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं इसमें डेफिनेशंस नहीं है कि कितने साल यूज़ करने से रेजिस्टेंस आएगा और कितने साल नहीं यूज़ करने से सेंसिटिविटी वापस आएगी, तो ये तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे से जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है 5-10-15% तक तो ठीक है, लेकिन जितना यूज़ एंटीबायोटिक का बढ़ता है उतना, अभी आप देखिए तो 3rd जनरेशन केफलोस्पोरिन्स जो है उसका इस समय रेजिस्टेंस 60% 70% तक पहुंच गया है, क्योंकि हमने उसको इतना मिसयूज़ किया है। पेशेंट अस्पताल आता था और फर्स्ट लाइन की ड्रग ही यही थी, हम सेफ्ट्राक्सोन का इंजेक्शन देते थे हर किसी को, तो उससे धीरे धीरे ये परसेंटेज रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ये उसकी यूज़ हमारे लिए बेकार हो जाती है। जी, तो ये संदेश तो साफ है कि अगर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो एक छोटा सा संक्रमण भी जिंदगी के लिए खतरा साबित हो सकता है। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर शोभना, वन हेल्थ की बात हो रही है, यानी अगर हमें स्वस्थ रहना है तो पूरी प्रकृति, पूरा वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। आजकल पोल्ट्री में देखा जाए, एग्रीकल्चर में देखा जाए तो कई तरह के केमिकल्स का उपयोग हो रहा है। क्या अगर वहाँ पर भी एंटीबायोटिक यूज़ होता है उसका प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है? बिल्कुल सही कहा किरण आपने। डेफिनेटली हम देखें तो एक इकोसिस्टम जो हमारा है वो कॉमन है। इसमें वन हेल्थ में चाहे वो एनिमल्स हैं, पशु हैं, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है, ह्यूमंस हैं, हम सब एक साइकिल में, सारी चीज़ें एक साइकिल में रोटेट हो रही हैं। तो कई आजकल हम जो देख रहे हैं, इवन पशुओं में नॉर्मल बीमारियों के लिए या उनकी पोल्ट्री में सप्लाई बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक का बड़ा रैम्पेंट यूज़ हो रहा है, और डेफिनेटली एग्रीकल्चर में सप्लाई के लिए तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रोटेट करती हैं। और इनफैक्ट देखा गया है कि एनिमल रेजिस्टेंस है एक्चुअली में ह्यूमन रेजिस्टेंस का जो एंटीबायोटिक का वो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। सो
हर जगह ये जागरूकता होनी ज़रूरी है। और अगर हम जैसे अभी डॉक्टर कपूर ने भी बताया था कि जो न्यू एक्शन प्लान आया है, जो नेशनल एक्शन प्लान 2.0, उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एक्चुअली में साथ में आई हैं जो इस पे काम कर रही हैं और सबने अपना एक्शन प्लान बनाया है। कैसे एग्रीकल्चर विभाग में, कृषि विभाग में, पशुओं के विभाग में, पोल्ट्री, फिशरी, सब लोगों को इकट्ठे इस जागरूकता पे काम करना है, क्या मेजर्स लेनी है ताकि वहाँ पर भी एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज, जब ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, वही यूज़ हो, ताकि हम ओवरऑल अपनी धरती को, अपना इकोसिस्टम को सिक्योर कर सके। क्योंकि जो कीटाणु हैं वो खाली ह्यूमन से सीमित नहीं है, वो पूरे प्रकृति में घूम रहे हैं। तो डेफिनेटली हर लेवल पे, हर उस पर हमको साथ में काम करने की ज़रूरत है और जागरूकता इसका सबसे बड़ा पिलर है जिसके ऊपर काम करना है। जी, फिलहाल एक और कॉलर जबलपुर से प्रदीप जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका प्रदीप जी, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जी कि पेशेंट को तो पता नहीं है कि ये पेन किलर है कि एंटीबायोटिक है, और डॉक्टरों की फीस बहुत महंगी है, ठीक है, तो डॉक्टर के यहाँ जाता नहीं, छोटी मोटी लगभग 90% बीमारियों के लिए पेशेंट डॉक्टरों के यहाँ नहीं जाता, वो सीधे दवाई की दुकान जाता है। और केमिस्ट, ये स्थिति है एमपी की, पूरे एमपी की, आप किसी भी केमिस्ट से सब कुछ ले सकते हो, न डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है और पेशेंट को देखने की भी जरूरत है, पेशेंट घर पे है, पेशेंट के कोई भी मेंबर जाएगा वो केमिस्ट से बताएगा और वो तमाम एंटीबायोटिक, यहाँ तक कि डबल एंटीबायोटिक तक दे देता है, ठीक है। साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार भी नहीं है इसके बाद भी, तो पेशेंट को पता नहीं है कि एंटीबायोटिक क्या है और केमिस्ट खटाक। राइट, बिल्कुल सही है और महत्वपूर्ण भी है। डॉक्टर लता, डॉक्टर शोभना क्या कहना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि हमारी तो गलती कुछ नहीं है, पेशेंट को नहीं पता होता है और उनको लगता है किसी भी पेशेंट को कि दवाई तो मामूली है तो क्यों ना केमिस्ट से ही ले ली जाए। ऐसे में सेल्फ कंट्रोल रखना या अपनी समझ रखना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इस खतरे से बचना है तो सभी को अपना योगदान देना होगा, सभी को भूमिका निभानी होगी। डॉक्टर लता। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है और बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी कभी बीमारी इतनी छोटी होती है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत महंगा लगता है तो हम नहीं जाते हैं। आप अगर केमिस्ट के पास जाते हैं तो आप ध्यान रखिए और उनसे स्पेशली कहिए कि मुझे एंटीबायोटिक मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बीमारी इतनी सीरियस नहीं है, आप खुद उसको ठीक कर सकते हैं, तभी तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। तो जो ये एंटीबायोटिक्स अब हमारे लिए इतनी प्रेशियस हो गई हैं कि इनका यूज़ सिर्फ बहुत सीरियस और क्रिटिकल बीमारियों में ही हमें करना पड़ेगा और वायरल इन्फेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद अवेयर बनिए और केमिस्ट को कहिए कि मुझे एंटीबायोटिक मत दीजिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, एज़ पर शेड्यूल H बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं बेचनी चाहिए केमिस्ट को जी। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, कहीं कहीं अगर ये आप देखते भी हैं तो आप केमिस्ट को खुद ही कह सकते हैं कि इसमें कोई एंटीबायोटिक तो नहीं है जो मुझे आप दवाइयाँ दे रहे हैं। राइट डॉक्टर शोभना, कितना महत्वपूर्ण होगा कंप्लायंस करना, क्योंकि रूल्स हैं, कंप्लायंस करना और लोगों को खुद भी ये समझना कि सब कुछ सामने वाले पे डाल देने से समाधान नहीं होता, खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है जो हर एक की है, हमारे सारी पब्लिक की है, केमिस्ट की है, डॉक्टर्स की है और नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी आपके पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आपके जिला अस्पताल हैं, तो जो भी नियर बाय आपके अस्पताल हैं, इवन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली कंसल्टेशन, ई संजीवनी की भी सुविधा है, तो उससे भी वो बड़े जिला अस्पताल के डॉक्टरों को कॉन्टैक्ट करके आपको बता देते हैं। एक बार, कई बार बस हम ये सोचते हैं, बट एक्चुअली में अगर हम देखें अपने आसपास जाएं अस्पतालों में तो हमें ये सलाह मिल सकती है जो कि पूरी मुफ्त भी है और आपको वहाँ से दवाई भी मिल सकती है जो एडिक्वेट है। मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी कि खुद भी आप जागरूक बनिए, केमिस्ट को भी मना कीजिए और धीरे धीरे अपने साथ में जो सारे लोग हैं उनको भी जागरूक बनाइए कि हम लोग डायरेक्ट केमिस्ट से खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। कभी कभी इमरजेंसी है, खाली बुखार की दवाई है या सिंपल जुकाम के लिए कुछ एंटी एलर्जिक सिरप है, इमरजेंसी के अलावा हम कोई भी बड़ी दवाई जो कि नहीं लेनी है नहीं लेंगे और हम हमेशा नियर बाय एक्सपर्ट की सलाह लेंगे। जी डॉक्टर संजीव, AI का जिक्र करें और एडवांसमेंट का जिक्र करें, किस तरह से आजकल की नई सुविधाएं और रिसर्च इस समस्या के समाधान में उपयोगी हो सकती है? आने वाले समय में
क्या उम्मीद रखी जाए और किस तरफ हम जा रहे हैं? अगर बात करते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की, क्या है और क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए एक समाधान हमें विकल्प के तौर पर दे सकती है? पहले तो मैं आऊँगा जो AI, हर कोई बात कर रहा है AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्यों ना हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ भी AI को यूज़ करें। बहुत रिसर्च हो रहा है इस मामले पे। AI में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जिसमें मशीन लर्निंग टूल्स है, डीप लर्निंग टूल्स है। अभी क्या है, अभी के टाइम पे हमारे पास डेटा की कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए जितने बैक्टीरिया है, मान लीजिए 1000 लाख बैक्टीरिया की, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया की जन्म पत्री हमारे सामने है। मतलब हम सीक्वेंसिंग करते हैं, उनके हर कोई प्रोटीन क्या रेजिस्टेंस जीन्स बना रहे हैं, सब कुछ हमें पता है और डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो AI की मदद से, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग टूल्स के मदद से हम मॉडल्स बनाते हैं जो देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स वो बना रहे हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस जीन्स हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो EHR डेटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड डेटा ऑफ पेशेंट, उसके साथ भी हम पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ और रेजिस्टेंस को देख के हम एक रेजिस्टेंस पैटर्न कि किसी हॉस्पिटल का क्या पैटर्न आ रहा है रेजिस्टेंट का, कि ये पर्टिकुलर सुपरबग ये ड्रग को काम नहीं करेगा, वो हम जान सकते हैं। फिर मैंने जो बताया था कि बहुत अच्छे हमारे पास साधन है, टूल्स है नाउअडेज टू डिटेक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बहुत मशीन्स है जहाँ पे हम लोग, एक वर्ड है डायग्नोस्टिक स्टूअरशिप, उसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से आपको मिले कि कौन सा इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन में कौन सा आपका रेजिस्टेंट जीन है। जैसे टीबी में भी यूज़ होता था पहले, सीबीनट के बारे में, जैसे रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट, उस टाइप की बहुत मशीन सिंड्रोमिक अप्रोच और डायग्नोस्टिक स्टूअरशिप के लिए अवेलेबल है। और AI की मदद से बहुत, और नया जो रिसर्च चल रहा है, AI की मदद से आप नए नए एंटीबायोटिक की पार्टिकल्स की खोज कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि एंटीबायोटिक्स नहीं है, अभी जो नए एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं थोड़े बहुत पहले एंटीबायोटिक्स की मॉडिफिकेशन ही है, तो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये ढूंढने का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत सारे फेजेस के क्लिनिकल ट्रायल्स के लेवल्स होते हैं, जिसमें बहुत खर्चा है, जिसमें बहुत रेगुलेटरी अफेयर्स है। तो उसमें भी हम थोड़े बहुत मॉलिक्यूल, अभी आप 2025-26 की बात करेंगे तो 20-25 ऐसे मॉलिक्यूल्स है, हज़ार लाखों मॉलिक्यूल्स है। तो AI की मदद से कि हम जान सकते हैं कि हाँ भाई ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ये आगे जाके एंटीबायोटिक्स के रूप में काम में आएगा। अब आते हैं क्रिस्पर की तरफ। तो क्रिस्पर का मैं पूरा माइक्रोबायोलॉजी नहीं समझाऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि क्रिस्पर इंटरेस्टिंगली बैक्टीरिया का एक डिफेंस मैकेनिज्म था। बैक्टीरिया किसी वायरस के DNA को कट कर देता था इसकी मदद से, मतलब इसका काम है क्लीव करना उसको। तो अभी हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा रिवर्स यूज़ कर लिया, उनके खिलाफ ही हमने इसको इस्तेमाल किया कि उनकी जो जीन्स है, जो रेजिस्टेंट जीन्स है, उसको ही हम क्रिस्पर की मदद से कट कर देंगे। तो वो हम डिलीवर करते हैं थ्रू फाजेस। फाजेस आर नथिंग बट जो वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं जी। तो हमें उसकी मदद से हम वो डिलीवर करते हैं क्रिस्पर को, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है उसको हम कट करके अगेन हम उसको एंटीबायोटिक सेंसिटिव बनाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये है कि एंटीबायोटिक लेते समय आपके अच्छे बैक्टीरिया भी साथ में मरते हैं, जिसमें डिसबायोसिस जिसको बोलते होने के चांसेस है। तो इसमें ये रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप डायरेक्टली उसको उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ही कट करो तो बाकी आपके अच्छे बैक्टीरियाज बच जाएंगे। बट ये अभी भी बहुत सारे स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में है, तो इसको आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड यूजिंग एंड इन इंडिया ऑल्सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो होपफुली इन कमिंग टाइम्स वी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन दिस। ये तो एक बात हुई, लेकिन संदेश फिर भी वही है कि आपको बिना आवश्यकता के और अति उपयोगी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं करना है, यानी खुद इलाज नहीं करना है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ICU के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति की स्थिति जितनी जल्दी ठीक हो जाए उनको घर भेज दिया जाए, क्योंकि ICU से जो इन्फेक्शंस होते हैं वो शायद इतने जटिल हैं कि न सिर्फ व्यक्ति की इम्यूनिटी लो है बल्कि उसके अंदर और जटिलताओं की संभावना भी हो जाती है। सुपर बग्स के खतरे को किस तरह से बताना चाहेंगे, और ICU में इन्फेक्शन कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? ICU में इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो वहाँ पे ICU में पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनमें कई टाइप की सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे डायलिसिस की ज़रूरत हो, चाहे उनकी सेंट्रल लाइन हो। तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं ब्लड स्ट्रीम में या यूरिन में बढ़ने या लंग्स में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ पे एंटीबायोटिक्स बहुत यूज़ होते हैं,
वहाँ पे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसलिए जैसे आपने कहा कि लोग ये चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ईजी होता है ट्रीट करने के लिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण होता है। और हॉस्पिटल में एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिनमें बहुत म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिसके कारण जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कार्बापेनम्स हों, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स हों, वो कामयाब नहीं हो पाती। और इसलिए कई दफ़ा जो रिपोर्ट्स आती हैं, कल्चर की रिपोर्ट आती है, उसमें आता है कि पैन रेजिस्टेंट है, मतलब रेजिस्टेंस टू ऑल एंटीबायोटिक्स देखा जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी तरह से करें हॉस्पिटल में, जिससे इन्फेक्शन ना हो। हम एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, जिससे हम ये देख पाएँ कि हम एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट को जितनी जल्दी डी एस्केलेट कर पाएँ कि जो अगर हम हाई एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और कल्चर की रिपोर्ट में आ जाता है कि ये इस टाइप की इन्फेक्शन है, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स जो है वो कम करें, जिससे उस इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर पेशेंट को भी ना हो, एनवायरनमेंट में भी ना हो, जिससे रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन ये एक मेजर प्रॉब्लम है आईसीयूज़ में, हॉस्पिटल्स में ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, और इससे मोर्टेलिटी, हॉस्पिटल स्टे दोनों पे असर पड़ता है, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हों, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हों या क्रिटिकली इल पेशेंट्स हों। डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल है आपके लिए, शेखर जी का सवाल है, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, कोविड टाइम्स में भी बात की, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बिना बीमारी शुरू किए, यानी उसको लक्षण भी नहीं आए हैं, अगर प्रोएक्टिव होकर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करता है तो वो इम्यून हो जाए और जो बैक्टीरिया है वो प्रभाव ही ना करे उस पर, यानी उसको कोई बीमारी हो ही ना? अगर कोई एंटीबायोटिक, मतलब अगर आपका सवाल ये है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स प्रोफिलैक्टिकली लें तो क्या उसके कारण इन्फेक्शन नहीं होगा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया भी इवॉल्व करता रहेगा, बैक्टीरिया म्यूटेट करता रहेगा। अगर हम बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैक्टीरिया ये कोशिश कर रहा है कि वो कैसे सर्वाइव करे। तो इट इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया टू सर्वाइव। और अगर हम एंटीबायोटिक्स वैसे ही मिसयूज़ करते रहेंगे तो बैक्टीरिया विल इवॉल्व, म्यूटेशन होंगे, उसमें कई मैकेनिज्म्स डेवलप होंगे, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन में हो, चाहे वो इफ्लक्स पंप हो या उसके और सिंथेसिस में चेंजेस हो, जिसके कारण वो रेजिस्टेंट हो जाएगा और जो आप एंटीबायोटिक दे रहे हो वो एकदम कामयाब नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इम्यूनिटी मिल जाए और दवाई लेने की आवश्यकता ही ना हो। नहीं, एक्चुअली उसका उल्टा होगा, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी पे जो है वो आपके इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। अगर हम एंटीबायोटिक ना यूज़ करें, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ज़्यादा यूज़ करें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, तो हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और कई इन्फेक्शन ऐसी हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो बिना एंटीबायोटिक्स के भी ठीक हो सकती हैं। जी डॉक्टर शोभना, बच्चों के, नवजात शिशुओं से लेकर छोटे बच्चों की बात की जाए, किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलपिंग स्टेज में होती है, कि संक्रमण का खतरा उनको कम रहे और एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता ही ना पड़े? बिल्कुल, नवजात शिशु में जैसे हम कहते हैं कि एक तो जब डिलीवरी होती है तो जो हम क्लेanलीनेस की बात करते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल, एक हेल्थ फैसिलिटी में डिलीवरी हो रही है जहाँ पूरा क्लेanलीनेस के ध्यान रखा जाए। बच्चे की जब कॉर्ड कट करती है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि माँ का दूध, जो कि उसके लिए अमृत है, माँ के दूध में, ब्रेस्ट मिल्क में नेचुरल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी देती हैं। इनफैक्ट अगर बच्चे को कभी थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो भी, हल्का खांसी जुकाम भी आ जाए नवजात शिशु को, तो माँ के दूध से उसमें एंटीबायोटिक्स ट्रांसफ़र होती हैं और वो बच्चे को उनसे ऑटोमेटिकली बचाती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे नवजात शिशु को अगर वो सिर्फ माँ का दूध ले रहा है तो उसको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। उसके अलावा जब बच्चे की हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसका हाथ धोना माँ का, स्पेशली जब वो शौच के बाद माँ का हाथ धोना, उसको गर्म रखना, बच्चे को माँ अपनी त्वचा से लगा के रखे। अगर किसी बाहर के इंसान को खांसी जुकाम या कोई भी इन्फेक्शन है तो नवजात शिशु के आसपास उसका एक्सपोजर कम रखना, माँ के साथ त्वचा लगा के रखे कमज़ोर बच्चों का। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको एडिक्वेट पूरक आहार शुरू करना 6 महीने पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि पूरे टीकाकरण की जो उसकी प्रणाली है जिस हिसाब से है, सारे टीकाकरण उसको पूरे तरीके से देना। इन साफ़ सफाई चीज़ों का ध्यान रखे, उसके मिल्क का, उसकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है।
और बच्चों में अधिकांश इन्फेक्शन वायरल होते हैं, अगर होते भी हैं तो जब बच्चे, तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इवन जो आप लूज मोशंस भी होते हैं या हल्का खांसी जुकाम होता है, उसके लिए डॉक्टर को दिखा के नोज़ ब्लॉक माइल्ड उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दिया जाता है और एंटीबायोटिक की मोस्टली ज़रूरत नहीं होती है। माँ का दूध उसको 1.5-2 साल तक पिलाएं और खाना उसको एडिक्वेटली दें, बच्चा नेचुरली प्रोटेक्टेड रहेगा। जी डॉक्टर लता, सीमा जी का प्रश्न है, कह रही हैं कि डॉक्टर्स बार बार जल्दी उसका असर आए इलाज का एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, डॉक्टर्स को कितना सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है? और कुछ लोग तो डॉक्टर्स को भी प्रेशराइज करते हैं कि जल्दी आराम चाहिए तो एंटीबायोटिक्स दें, क्या कहना चाहेंगी संक्षिप्त में? आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और ये बात सही है कि लेकिन डॉक्टर्स एंटीबायोटिक लिखते ही इसलिए हैं क्योंकि पेशेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आजकल जो पेशेंट्स हैं, मैंने देखा है बहुत जागरूक हुए हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि इसमें कोई एंटीबायोटिक तो नहीं है। तो हमें उस लेवल पे जाना है जब हम पूछ सकें कि हमें एंटीबायोटिक तो नहीं लिखा आपने। और डॉक्टर्स अपने आप तो नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा एंग्शियस होता है, पेशेंट को जल्दी ठीक होने की इच्छा होती है, तो हमें एक तो पेशेंस डेवलप करना है हील करने का। और ज़्यादातर तो डॉक्टर पेशेंट के प्रेशर में लिखते हैं और अगर आपको लगता है कि उन्होंने लिखी है और आप प्लीज़ उनको पूछ सकते हैं जी, दैट इज़ द ओनली वे। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, क्या है खतरा और कैसे किया जा सकता है इससे बचाव जान रहे हैं विशेषज्ञों से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और जानकारी रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, सेल्फ मेडिकेशन किस तरह इसके खतरे को बढ़ा रहा है, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर लता कपूर, डॉक्टर संजीव गोगोई। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपसे कि अगर बहुत मामूली समस्या है तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं, खुद दवा ली जा सकती है? नहीं, हर एक अगर समस्या है, अगर उसमें आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी रहता है। डॉक्टर शोभना, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होगी राहत उतनी ही जल्दी मिलेगी, तो डोज बढ़ा दी जाए कोई हर्ज नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ की एक प्रिस्क्राइब डोज होती है जिस पे वो दवाई एक्ट करती है। सो डॉक्टर जितनी डोज देता है कृपया करके उतनी डोज उतने ही टाइम पे लीजिए। डॉक्टर लता, किस बात से खतरा बढ़ता है अगर कोई बार बार एंटीबायोटिक लेता है या सही मात्रा में डोज नहीं लेता? इन दोनों में से किससे AMR का खतरा हो सकता है? एक्चुअली तो दोनों से ही हो सकता है और डॉक्टर जब लिखते हैं तो वो अपना सही डोज भी लिखते हैं और सही ड्यूरेशन भी लिखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हर छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक ना लें और जितना जब डॉक्टर लिखे और जितना लिखे उतना ही लें। जी, क्या प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स का उपयोग इस समस्या से राहत में उपयोगी हो सकता है? डॉक्टर गोगोई, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम बोलते हैं प्रीबायोटिक जो आप फल सब्जियां खाते हैं, तो वो प्रीबायोटिक आपके जो अच्छे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको वो खाना पहुंचाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। और प्रोबायोटिक ये है जो अच्छे बैक्टीरियाज है, जो आपको हमारे जितने भी बोलते हैं पहले से दही या जितने भी फर्मेंटेड फूड है वो खाइए, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो पहले का सवाल था एंटीबायोटिक खाने से, जो पहले सवाल थे, तो आप अपने डाइट का ध्यान रखिए इन टर्म्स ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, तो आपका इम्यूनिटी अच्छी होगी। डॉक्टर रणदीप, सेल्फ मेडिकेशन की जाए या डॉक्टर की पहले प्रिस्क्राइब की गई दवा ले ली जाए, उससे डॉक्टर की फीस भी बचेगी और सेहत भी ठीक हो जाएगी? लेकिन दोनों से नुकसान है क्योंकि आपकी अल्टीमेटली लॉन्ग रन में रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होगा और बीमारी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। जी,
डॉक्टर शोभना, अगर ऐसे किसी माँ को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो क्या बच्चे में भी अपने आप ही ये हो सकती है समस्या? बिल्कुल इसका रिस्क रहता है, क्योंकि माँ का जो जेनेटिक मेकअप है और माँ के दूध और ब्लड सर्कुलेशन से नवजात शिशु को भी ये खतरा बढ़ेगा, आगे आने वाली जनरेशन को भी बढ़ेगा। जी डॉक्टर लता, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिसमें है, अगर वो रक्तदान करता है तो क्या इसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति को जिसे रक्त मिले उसमें होगा? एक हेल्दी, हमेशा रक्तदान से पहले पेशेंट हेल्दी देखा जाता है और हेल्दी पेशेंट में रेजिस्टेंस के बैक्टीरिया के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बिल्कुल भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं जा सकता। जी, अगर एंटीबायोटिक से नुकसान होता है तो क्या बीमारी को बढ़ने दें, दवा लें ही ना? डॉक्टर संजीव? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने बोला है कि आप कोई भी आपको स्वास्थ्य जनित समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आपके डॉक्टर उसको वो डिसाइड करेंगे आपके इन्फेक्शन के लेवल कितने हैं, सीवियर है कितना, उस हिसाब से एंटीबायोटिक वो देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप डिजीज़ को आगे जाने देंगे, आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर शोभना, क्या संदेश देना चाहेंगी उन तमाम पेरेंट्स को जिनको लगता है कि बच्चे को समस्या है बट हम ही डॉक्टर हैं और हमें सब मालूम है? नहीं, बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। जब भी बच्चे को बीमार हो, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए और जो डोज चाहे ज़रूरत है या नहीं है वो डॉक्टरी सलाह के हिसाब से देनी है और पूरे ड्यूरेशन के लिए देनी है, और पुरानी रखी हुई दवाएं बच्चों को नहीं देनी है। डॉक्टर लता, एक वाक्य में आपका संदेश कितनी महत्वपूर्ण है सभी की भूमिका और सभी का योगदान AMR के खतरे से बचाव के लिए? सबसे पहले एक जनरल पब्लिक वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक केमिस्ट से ना ले, केमिस्ट ना बेचे, और डॉक्टर्स जस्ट इन केस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ना करें, इंस्टेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे ध्यान दें। डॉक्टर संजीव, क्या कहेंगे आप सभी के लिए जिनको लगता है कि अगर एक दवा ख़त्म हो गई तो क्या अभी काफ़ी और बाकी हैं? माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी और दवाई नहीं है। ये हम रिसर्च बताती है कि 2050 में जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने खड़े होंगे। तो दैट इज़ वाई आप जो एंटीबायोटिक्स है उसको बचा के रखिए, डॉक्टर की सलाह से ही जब ज़रूरत पड़े तभी एंटीबायोटिक लें। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या AMR खतरे से हम बच सकते हैं अगर सभी अपनी भूमिका सही तरीके से निभाएं? बिल्कुल, AMR जो है एक मैन मेड प्रॉब्लम है, और अगर हम सब लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, चाहे केमिस्ट हों, चाहे पेशेंट्स हों, या और सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री में, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझे तो हम एंटीबायोटिक्स को बचा सकते हैं और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर लता, डॉक्टर शोभना, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप सभी का विशेषज्ञों ने विस्तार से समझा दिया है कि खतरा बड़ा है, लेकिन इस खतरे से बचाव करना है तो ये मत सोचिए कि अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ रुपए खर्च हो जाएंगे, या फिर ये कि हमें तो जल्दी राहत चाहिए तो क्यों ना ज़्यादा डोज ले ली जाए। घर में तो दवाएं रखी हैं तो बच्चे को वही दवा दे देते हैं। छोटी छोटी बातों में लापरवाही करना आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और चंद रुपए बचाना आपकी सेहत के लिए महंगा पड़ सकता है। एंटीबायोटिक्स दवाएं जीवन रक्षक हैं, इसलिए उनका उपयोग अनावश्यक ना करें, समझदारी से करें जिससे आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।